स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम शरीर की एक ऐसी ग्रंथि पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो साइज में तो छोटी है पर काम बहुत बड़े करती है। अग्नाशय यानी पैंक्रियास, और ख़ास तौर पर पैंक्रेटाइटिस मतलब अग्नाशय स्रोत, ये हमारा फोकस रहेगा। एक ऐसी कंडीशन जो काफ़ी सीरियस हो सकती है। बिल्कुल, पैंक्रियास हमारे डाइजेशन और हार्मोनल बैलेंस दोनों के लिए आप जानते हैं बहुत ज़रूरी हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है जो खाना पचाते हैं, और इंसुलिन जैसे हार्मोन भी जो ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं। और जब इसी ग्लैंड में सूजन आ जाए तो बस उसे ही पैंक्रेटाइटिस कहते हैं। हाँ, और हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक मेडिकल डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ इमेजेस भी हैं। तो हमारा मकसद ये है कि इस डॉक्यूमेंट की मदद से पैंक्रियाटाइटिस के जो दो मेन टाइप हैं, अक्यूट और क्रॉनिक, उनको समझें। ये क्यों होते हैं, पता कैसे चलता है, और इनसे क्या क्या दिक्कतें मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बात। ठीक है, तो पैंक्रियाटाइटिस जैसा हमने कहा, पैंक्रियास की सूजन है। इसे मेनली दो टाइप में बांटते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय अपने ही बनाए हुए डाइजेस्टिव एंजाइम से खुद को ही डैमेज करने लगता है। इसको ऑटो डाइजेशन या स्वपाचन कहते हैं। ऑटो डाइजेशन मतलब पैंक्रियाज अपने ही सेल्स को पचाने लगता है। ये तो सुनने में ही काफी अजीब और खतरनाक लग रहा है। ऐसा क्यों होता है कि शरीर का एक हिस्सा खुद को ही अटैक करने लगे? हाँ, यही प्रोसेस एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की जड़ है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि पैंक्रियाज एंजाइम बनाता तो है, पर वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। वो आंत में जाकर एक्टिव होते हैं, लेकिन किसी वजह से ये एंजाइम पैंक्रियाज के अंदर ही एक्टिवेट हो जाते हैं। अंदर ही एक्टिवेट हो जाते हैं, हाँ, और फिर वो ग्लैंड के टिश्यू को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इससे तेज सूजन और दर्द होता है। हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट की जो इमेज ए है ना, उसमें यही दिख रहा है। वो पीला तीर सूजे हुए इडीमा वाले पैनक्रियास को दिखा रहा है, और लाल तीर उसके चारों तरफ जमा फ्लूइड दिखा रहे हैं। ये एक्यूट सूजन का बिल्कुल क्लियर साइन है। समझ गया। तो प्रॉब्लम यह है कि एंजाइम टाइम से पहले और गलत जगह पर एक्टिव हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि कौन सी चीजें हैं जो इन एंजाइम्स को पैनक्रियास के अंदर ही एक्टिवेट कर देती हैं? क्या कारण है इसके पीछे? हाँ, तो कारण कई हो सकते हैं, और इन्हें याद रखने के लिए मेडिकल फील्ड में एक बहुत फेमस तरीका है, एक निमोनिक आई जेट स्मैश्ड। इसमें हर लेटर एक या ज्यादा कारणों को बताता है। चले देखते हैं। आई मतलब आइडियोपैथिक यानी अज्ञात हेतुक। कई बार करीब 15 से 25% मामलों में सब जांच के बाद भी कोई साफ वजह नहीं मिलती। अच्छा, मतलब पता ही नहीं चलता क्यों हुआ। हाँ, कि जी है गॉलस्टोन्स यानी पित्त की पथरी। ये एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का सबसे कॉमन कारण है, खासकर महिलाओं में। होता क्या है कि पित्ताशय से निकली छोटी पथरी पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट जहां मिलते हैं वहां फंस सकती है। इससे पैंक्रियाटिक जूस का फ्लो रुक जाता है और एंजाइम अंदर ही एक्टिवेट हो जाते हैं। ओह, तो ये मैकेनिकल ब्लॉकेज जैसा है। बिल्कुल। फिर ई है इथेनॉल यानी शराब। ये पुरुषों में एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का बड़ा कारण है, और क्रॉनिक का तो सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। शराब कैसे नुकसान करती है, इसके कई मैकेनिज्म सोचे गए हैं, जैसे एंजाइम सिक्रीशंस पे डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट। टी है ट्रॉमा, पेट पे कोई सीधी चोट लगे एक्सीडेंट में या सर्जरी के दौरान, तो उससे भी पैंक्रियाज में सूजन आ सकती है। एस है स्टीरॉइड्स, स्टीरॉइड दवाएं। ये कम कॉमन है, पर लंबे टाइम तक स्टीरॉइड लेने से कुछ लोगों में पैंक्रेटाइटिस हो सकता है। ओके। एम है मम्प्स या मेलिग्नेंसी। मम्प्स जैसे वायरल इन्फेक्शन या फिर पैंक्रियास का कैंसर। कैंसर रेयर कारण है, पर बुजुर्गों में अगर कोई और वजह न मिले तो सोचना पड़ता है। ए है ऑटो इम्यून। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम ही गलती से पैंक्रियास पर अटैक कर देता है। इम्यून सिस्टम खुद ही? हाँ। फिर एस है स्कॉर्पियन स्टिंग, बिच्छू का डंक। कुछ खास तरह के बिच्छुओं के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होते हैं जो पैंक्रियास से एंजाइम का निकलना बहुत बढ़ा देते हैं अनकंट्रोल्ड तरीके से। इससे पैंक्रियाटाइटिस हो जाता है। ये कुछ जगहों पर इंपॉर्टेंट कारण है। बिच्छू का डंक भी कमाल है। जी। एच है हाइपरकैल्सीमिया या हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। मतलब खून में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो या ट्राइग्लिसराइड्स एक तरह का फैट बहुत ज्यादा हो, खासकर 1000 mg/dl से ऊपर। ये दोनों ही एंजाइम एक्टिवेशन को ट्रिगर कर सकते हैं।
ई है ERCP। ये एक प्रोसीजर है एंडोस्कोपी जैसा, जिससे पित्त और पैंक्रियास की नलियों की जांच या इलाज करते हैं। पर दिक्कत ये है कि ये प्रोसीजर खुद भी 5 से 10 केस में अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस करवा सकता है। मतलब जिस चीज से जांच कर रहे हैं वही प्रॉब्लम कर सकती है। हाँ, ये इसका एक रिस्क है। और आखिर में डी है ड्रग्स। स्टेरॉइड के अलावा भी कई दवाएं हैं, जैसे कुछ डायूरेटिक, सल्फर ड्रग्स, HIV की दवाएं जैसे NRTIs, प्रोटीज इनहिबिटर्स, कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट। वाह, आई गेट स्मैश्ड। ये तो बहुत लंबी लिस्ट है कारणों की, मतलब फिजिकल रुकावट से लेकर केमिकल स्ट्रेस, मेटाबॉलिक गड़बड़ी, इन्फेक्शन और चोट या डंक जैसे बाहरी फैक्टर भी। इतनी वैरायटी है तो शायद इसका पता लगाना और मैनेज करना भी मुश्किल होता होगा। अगर किसी को लक्षण है, जैसे आपने कहा पेट में तेज दर्द, तो डॉक्टर कैसे कंफर्म करते हैं कि ये एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस ही है? हाँ, डायग्नोसिस के लिए आमतौर पर कुछ क्राइटेरिया फॉलो किए जाते हैं। मरीज में 3 में से कम 2 चीजें होनी चाहिए। पहला, खास तरह का पेट दर्द। टिपिकली पेट के ऊपरी हिस्से में अचानक तेज दर्द शुरू होता है, जो बर्दाश्त करना मुश्किल होता है और अक्सर पीठ की तरफ जाता है। रेडिएटिंग टू द बैक। हाँ, ये दर्द आगे झुकने पर या घुटनों को छाती से लगाने पर थोड़ा कम हो सकता है। दूसरा, खून में एंजाइम का लेवल बढ़ना। सीरम एमाइलेज या सीरम लाइपेज का लेवल नॉर्मल की अपर लिमिट से कम 3 गुना या उससे ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइपेज को पैंक्रियास के लिए एमाइलेज से ज्यादा स्पेसिफिक माना जाता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि एमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड्स और कुछ और जगहों पर भी बनता है, तो उसका बढ़ना हमेशा पैंक्रियास की प्रॉब्लम नहीं बताता। यस। जबकि लाइपेज मेनली पैंक्रियास से ही आता है, तो उसका हाई लेवल पैंक्रियाटाइटिस का ज्यादा पक्का साइन है। समझ गया, लाइपीज ज्यादा भरोसेमंद है। और तीसरा क्राइटेरिया? तीसरा है इमेजिंग में कंफर्मेशन। पेट के इमेजिंग टेस्ट जैसे CCT स्कैन, अल्ट्रासाउंड या MRI में एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के साइन दिखना, जैसे पैंक्रियास का साइज बढ़ जाना, सूजन यानी इडीमा, आसपास फ्लूइड जमा होना या ज्यादा सीरियस केस में नेक्रोसिस दिखना, मतलब पैंक्रियास का टिश्यू डेड हो जाना। तो दर्द का पैटर्न, खून में लाइपेज का लेवल खासकर 3 गुना से ज्यादा और इमेजिंग में सबूत, इन 3 में से 2 का मिलना जरूरी है। आपने नेक्रोसिस कहा, यानी टिश्यू का मर जाना, ये तो काफी गंभीर लगता है। क्या एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? ये कितना खतरनाक हो सकता है? हाँ, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस सिर्फ पैंक्रियास तक ही सीमित नहीं रहता, ये पूरे शरीर पर असर डाल सकता है और कई गंभीर, यहाँ तक कि जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। इन्हें हम लोकल और सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस में बांट सकते हैं। लोकल कॉम्प्लिकेशंस में मतलब पैंक्रियास के आसपास होने वाली दिक्कतें। एक है स्यूडोसिस्ट। ये अटैक के कुछ हफ्तों बाद बन सकता है। ये पैंक्रियास के पास जमा हुआ एंजाइम वाला फ्लूइड होता है, जिसके चारों ओर एक दीवार बन जाती है। इसे स्यूडो यानी झूठा सिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दीवार असली सेल्स की नहीं, फाइब्रस या ग्रैनुलेशन टिश्यू की होती है। हमारे सोर्स के इमेज बी में यही दिखाया गया है। अच्छा, वो इमेज बी में जो गोल सा कलेक्शन है। हाँ, वही। ये बड़े होकर दर्द, इन्फेक्शन या ब्लीडिंग कर सकते हैं। फिर है पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस। ये सबसे सीरियस लोकल कॉम्प्लिकेशंस में से है। इसमें पैनक्रियास का कुछ हिस्सा मर जाता है। ये डेड टिश्यू इन्फेक्ट हो सकता है, इन्फेक्टेड नेक्रोसिस जो सेप्सिस कर सकता है और डेथ रेट काफी बढ़ा देता है। ओह। एप्सिस भी हो सकता है, मतलब पैंक्रियाज में या आसपास पस जमा होना। और हेमरेज यानी ब्लीडिंग भी हो सकती है, अगर सूजन से आसपास की ब्लड वेसल डैमेज हो जाए। ये तो लोकल हुई, और सिस्टमिक मतलब पूरे शरीर पर असर। हाँ, सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत खतरनाक हो सकती हैं। एक है SIRS, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। पैंक्रियास से निकले इन्फ्लेमेटरी केमिकल पूरे शरीर में फैलकर वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन करते हैं और इसके कारण ऑर्गन फेलियर हो सकता है। एक या ज्यादा ऑर्गन काम करना बंद कर सकते हैं। कौन से ऑर्गन? लंग इंजरी, जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। किडनी, एक्यूट रीनल फेलियर। और हार्ट पर भी असर आ सकता है। शॉक भी हो सकता है, जिसमें ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से गिर जाता है। और एक और चीज है हाइपोकैल्सीमिया, यानी खून में कैल्शियम कम होना। कैल्शियम कम क्यों होता है? माना जाता है कि पैंक्रियास के आसपास जो फैट नेक्रोसिस होता है
उसमें कैल्शियम फ्री फैटी एसिड से मिलकर साबुन जैसा कुछ बनाता है, जिससे ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है। और सिवियर हाइपोकैल्सीमिया से मांसपेशियों में ऐंठन और हार्ट रिदम प्रॉब्लम हो सकती है। बाप रे, ये लिस्ट तो सच में डरावनी है। सूडोसिस्ट, नेक्रोसिस, इन्फेक्शन और फिर लंग्स, किडनी, हार्ट फेलियर, शॉक। ये तो बिल्कुल साफ है कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक रियल मेडिकल इमरजेंसी है। और ये दिखाता है कि कैसे पैंक्रियास की एक लोकल प्रॉब्लम पूरे बॉडी के सिस्टम को हिला सकती है। बिल्कुल सही। इसीलिए एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की गंभीरता को आंकना और मरीज को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना जरूरी होता है, ताकि ये कॉम्प्लिकेशंस जल्दी पकड़ में आए और मैनेज हो सके। एक्यूट फॉर्म की ये कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत तेज और विस्फोटक लगती हैं, लेकिन क्या होता है जब ये सूजन बार-बार हो या लंबे समय तक चलती रहे? यहीं से शायद कहानी क्रॉनिक यानी दीर्घकालिक पैंक्रियाटाइटिस की तरफ जाती है ना? ये एक्यूट से कैसे अलग है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पे क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का रोल आता है। देखिए, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एक अचानक होने वाली घटना है जो अक्सर ठीक हो जाती है। हालांकि वो गंभीर हो सकती है और बार-बार भी हो सकती है। पर क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस एक अलग ही प्रोसेस है। ये पैंक्रियाज की लंबे समय तक चलने वाली प्रोग्रेसिव सूजन है। इसमें धीरे धीरे पैंक्रियाज का नॉर्मल टिश्यू खत्म होता जाता है और उसकी जगह स्कार टिश्यू मतलब फाइब्रोसिस लेता जाता है। इसके साथ ही पैंक्रियाज में एट्रोफी यानी सिकुड़न आ सकती है और कैल्सिफिकेशन हो सकता है, मतलब कैल्शियम जमा हो सकता है। सोर्स इमेज का जो सेक्शन है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, उसकी इमेज ए में लाल तीर इसी कैल्सिफिकेशन को दिखा रहे हैं। वो पत्थर जैसे दिखते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट्स में। अच्छा, वो छोटे-छोटे सफेद डॉट्स जैसे। हाँ, वही। और ये जो डैमेज है ये परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल। तो ये एक धीमी, लगातार चोट पहुंचाने वाली प्रोसेस है, जो पैनक्रियास के स्ट्रक्चर को ही बदल देती है। फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन। इसके मेन रिस्क फैक्टर क्या हैं? क्या यहाँ भी आई गेट स्मैश्ड वाले कारण हैं या इसके लिए कुछ अलग वजह हैं? कुछ कारण ओवरलैप करते हैं, पर क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं वो थोड़े अलग हैं और कम है। सबसे बड़ा और सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है लंबे समय तक ज्यादा मात्रा में शराब पीना। करीब 70-80% केस इसी से जुड़े होते हैं। 70-80%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, हालांकि हर ज्यादा शराब पीने वाले को ये नहीं होता, तो लगता है कि दूसरे फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक। कुछ जीन म्यूटेशंस जैसे PRSS1, SPINK1 या CFTR जो सिस्टिक फाइब्रोसिस से जुड़ा है, क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का रिस्क बढ़ाते हैं। जेनेटिक भी। हाँ, और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के बार-बार गंभीर अटैक होना। रिकरेंट एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस भी समय के साथ क्रॉनिक डैमेज कर सकता है, खासकर अगर वजह जैसे शराब या गॉलस्टोन्स दूर न की जाए। कुछ केस में ऑटो इम्यून कारण भी होते हैं और एक्यूट की तरह ही काफी मामलों में करीब 20-30% वजह पता ही नहीं चलती। उसे इडियोपैथिक क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस कहते हैं। तो शराब यहाँ मेन विलन है, साथ में जेनेटिक्स और बार-बार होने वाले एक्यूट अटैक भी। इस लगातार चलने वाले डैमेज और स्ट्रक्चरल बदलाव का सबसे बड़ा नतीजा क्या होता है? पैंक्रियास की पाम पर क्या असर पड़ता है? हाँ, यहीं पर बात असल में गंभीर हो जाती है। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का जो फाइनल और सबसे बड़ा नतीजा है वो है पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी। जैसे जैसे नॉर्मल पैंक्रियाटिक टिश्यू खत्म होता है और स्कार टिश्यू बढ़ता है, पैंक्रियास अपने दो मेन काम ठीक से नहीं कर पाता। पहला, एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीज काफी मात्रा में बनाकर आंत में नहीं भेज पाता। खाने को पचाने वाले एंजाइम कम हो जाते हैं। हाँ, और दूसरा एंडोक्राइन इनसफिशिएंसी, मतलब हार्मोन खासकर इंसुलिन और ग्लूकागोन ठीक से नहीं बना पाता। ये इनसफिशिएंसी एकदम से नहीं होती, पैंक्रियाज में काफी रिजर्व होता है। आमतौर पर लक्षण तब दिखने शुरू होते हैं जब पैंक्रियाज का 90% से ज्यादा एक्सोक्राइन फंक्शन खत्म हो चुका हो, मतलब सिर्फ 10% से भी कम काम बचा हो। 90% से ज्यादा नुकसान, ये तो बहुत है। इसका मतलब जब तक मरीज को पता चलता है तब तक पैंक्रियास को बहुत ज्यादा परमानेंट डैमेज हो चुका होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं फिर? कैसे पता चलता है कि पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी हो गई है? एक्सोक्राइन इनसफिशिएंसी के लक्षण मेनली डाइजेशन से जुड़े होते हैं, खासकर फैट के डाइजेशन से। सबसे खास लक्षण है स्टिएटोरिया।
स्टिएटोरिया मतलब वो फैट डाइजेस्ट नहीं होता और पानी पर तैरने वाला हो सकता है। मरीज को पेट फूलना और दस्त की शिकायत भी रहती है। ओके। दूसरा, वजन घटना, वेट लॉस। क्योंकि खाना ठीक से पच नहीं रहा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो मरीज का वजन कम होने लगता है, भले ही वो खा ठीक से रहा हो। और तीसरा, फैट सॉल्युबल विटामिन्स की कमी। विटामिन ए, डी, ई और के फैट में घुलते हैं। उनके एब्जॉर्प्शन के लिए फैट का नॉर्मल डाइजेशन जरूरी है। स्टिएटूरिया के कारण इनकी कमी हो सकती है, जिससे रतौंधी विट ए, हड्डी की कमजोरी विट डी, नर्व प्रॉब्लम विट ई या ब्लीडिंग टेंडेंसी विट के जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा, और एंडोक्राइन इनसफिशिएंसी का क्या, इंसुलिन वाला फंक्शन? हाँ, एंडोक्राइन इनसफिशिएंसी का मेन नतीजा है डायबिटीज मेलाइटिस। जैसे जैसे इंसुलिन बनाने वाली आइलेट सेल्स डैमेज होती हैं, बॉडी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं कर पाती और डायबिटीज हो जाती है। इसे टाइप 3C या पैंक्रिएटोजेनिक डायबिटीज भी कहते हैं। तो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस न सिर्फ सीरियस डाइजेशन प्रॉब्लम और कुपोषण कर सकता है, बल्कि डायबिटीज भी। ये तो वाकई मल्टी सिस्टम इफेक्ट है। अब एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में हमने खून में एमाइलेज और लाइपेज के बहुत हाई लेवल की बात की थी। क्या क्रॉनिक वाले में भी ये एंजाइम डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यहीं एक्यूट और क्रॉनिक में एक और बड़ा फर्क है। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में एमाइलेज और लाइपेज का लेवल बहुत वेरिएबल हो सकता है। अगर मरीज को क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के ऊपर एक एक्यूट अटैक आता है, तो एंजाइम लेवल बढ़ सकता है। शायद एक्यूट जितना नहीं, पर नॉर्मल से ज्यादा हो सकता है। लेकिन कई मरीजों में, खासकर बीमारी के लेट स्टेज में, जब पैंक्रियास का ज्यादातर टिश्यू डैमेज हो चुका है और एंजाइम बनाने की कैपेसिटी ही कम हो गई है, तब क्या होता है? तब एमाइलेज और लाइपेज का लेवल नॉर्मल या नॉर्मल से कम भी हो सकता है। ओह, तो मतलब क्रोनिक वाले में एंजाइम लेवल नॉर्मल भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। असल में जब पैंक्रियास ज्यादा डैमेज हो जाता है ना, तो वो एंजाइम बना ही नहीं पाता, तो लेवल कम भी मिल सकता है। इसलिए क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस का डायग्नोसिस मेनली एंजाइम लेवल पर डिपेंड नहीं करता। इसका डायग्नोसिस ज्यादातर लक्षणों की हिस्ट्री, लंबे समय से दर्द, स्टिएटोरिया, वजन घटना, डायबिटीज और इमेजिंग पर बेस्ड होता है। इमेजिंग जैसे सीटी, एमआरआई या एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखते हैं, जैसे कैल्सिफिकेशन, जैसा इमेज में लाल तीर दिखा रहे हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट्स का चौड़ा होना, डक्टल डायलिटेशन या ग्लैंड का सिकुड़ जाना, एट्रोफी, वो डायग्नोसिस के लिए ज्यादा जरूरी सबूत है। ये वाकई अहम पॉइंट है, यानी नॉर्मल एंजाइम लेवल क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस को रूल आउट नहीं करते। पूरी पिक्चर देखनी पड़ती है, लक्षण, हिस्ट्री और सबसे जरूरी इमेजिंग में दिखने वाले परमानेंट चेंजेस। तो अगर हम इन दोनों फॉर्म्स एक्यूट और क्रॉनिक को कंपेयर करें और इनका निचोड़ निकालें, तो मेन फर्क क्या होंगे? बिल्कुल, चलिए मेन डिफरेंसेस को शॉर्ट में देख लेते हैं ताकि बात और साफ हो जाए। पहला, प्रोसेस और टाइमिंग। एक्यूट अचानक शुरू होता है, तेज सूजिंग और ऑटो डाइजेशन। अक्सर लिमिटेड टाइम का होता है, पर सीरियस हो सकता है और बार बार हो सकता है। डैमेज पोटेंशियली रिवर्सिबल है अगर कारण हट जाए। क्रॉनिक धीरे धीरे बढ़ता है, लगातार सूजन, परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज, फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन, एट्रोफी। ये प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल है। ठीक है। दूसरा, मेन कारण। एक्यूट बहुत सारे कारण, आई गेट स्मैश्ड, जिसमें गॉल स्टोन्स और शराब सबसे कॉमन। क्रॉनिक मेनली लंबे समय तक शराब पीना 70-80%, जेनेटिक्स और बार बार होने वाले एक्यूट अटैक। कई बार कारण पता नहीं चलता, इडियोपैथिक। राइट। तीसरा, मेन कॉम्प्लिकेशंस परिणाम एक्यूट तुरंत होने वाली सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, जैसे स्यूडोसिस्ट, नेक्रोसिस, एब्सेस इन्फेक्शन, सार्स, ऑर्गन फेलियर, ARDS, किडनी फेलियर, शॉक, हाइपोकैल्सीमिया। क्रॉनिक मेन नतीजा पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, एक्सोक्राइन, स्टिएटोरिया, कुपोषण, विटामिन की कमी और एंडोक्राइन, डायबिटीज। पुराना दर्द, क्रॉनिक पेन भी बड़ी प्रॉब्लम होती है और पैंक्रियाटिक कैंसर का रिस्क भी बढ़ जाता है। ओके। और एंजाइम लेवल्स। चौथा, एंजाइम लेवल, एमाइलेज, लाइपेज। एक्यूट डायग्नोसिस के लिए जरूरी, आमतौर पर नॉर्मल अपर लिमिट से कम 3 गुना ज्यादा। क्रॉनिक बहुत वेरिएबल,
एक्यूट फ्लेयर अप में बढ़ सकते हैं, पर अक्सर नॉर्मल या कम भी हो सकते हैं, खासकर लेट स्टेज में। डायग्नोसिस के लिए रिलायबल मार्कर नहीं है। और पांचवां, इमेजिंग का रोल। एक्यूट डायग्नोसिस कंफर्म करने और कॉम्प्लिकेशंस जैसे नेक्रोसिस, फ्लूइड कलेक्शन देखने के लिए इम्पॉर्टेंट। क्रॉनिक डायग्नोसिस के लिए अक्सर जरूरी परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस, कैल्सिफिकेशन, डक्टल डायलेशन, एट्रोफी दिखाता है। ये कंपैरिजन बहुत हेल्पफुल है। एकदम क्लियर हो गया कि भले ही दोनों में पैंक्रियाटाइटिस वर्ड आता है, वो प्रोसेस, कारण, नतीजे और डायग्नोसिस के तरीके में काफ़ी अलग हैं। तो कुल मिलाकर इसका क्या मतलब है? यही कि पैंक्रियाटाइटिस चाहे एक्यूट हो या क्रॉनिक, एक बेहद गंभीर कंडीशन है जिस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। एक्यूट फॉर्म जान के लिए तुरंत खतरा बन सकता है, जबकि क्रॉनिक फॉर्म धीरे धीरे पैंक्रियास को खत्म करके लाइफ क्वालिटी को बुरी तरह इंपैक्ट करता है। बिल्कुल सही कहा, और ये हमें मैनेजमेंट के महत्व की तरफ ले जाता है। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में तुरंत सपोर्टिव केयर जैसे दर्द कंट्रोल, आईवी फ्लूइड्स, न्यूट्रिशनल सपोर्ट और कॉम्प्लिकेशंस की मॉनिटरिंग सबसे ज़रूरी है। कारण पता करके उसका इलाज करना भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे गॉलस्टोन्स हटाना। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में मैनेजमेंट का फोकस दर्द कंट्रोल, शराब और स्मोकिंग बंद करना, पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी का इलाज यानी एंजाइम सप्लीमेंट और डायबिटीज़ मैनेजमेंट और न्यूट्रिशनल कमियों को ठीक करने पर होता है। मरीज की एजुकेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस यहाँ बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। इस पूरी बातचीत ने पेनक्रियास की हेल्थ के महत्व और पेनक्रियाटाइटिस के अलग अलग पहलुओं को वाकई अच्छे से उजागर किया है। ये सिर्फ एक डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं है, बल्कि हमारे मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना सेंट्रल है। हाँ, और ये भी दिखाता है कि कैसे एक ऑर्गन में प्रॉब्लम के दूर तक नतीजे हो सकते हैं, जिससे मल्टी सिस्टम कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ये बॉडी के इंटरकनेक्शन का एक साफ उदाहरण है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल मन में आ रहा है जिस पे शायद और सोचा जा सकता है। हमने देखा कि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में फाइब्रोसिस यानी स्कार टिश्यू बनता है और कैल्सिफिकेशन होता है। क्या ये शरीर की एक कोशिश है लगातार हो रही सूजन को कंट्रोल करने की या डैमेज को रिपेयर करने की, जो कोशिश फेल हो जाती है और खुद ही प्रॉब्लम बन जाती है? या ये बस इरिवर्सिबल डैमेज का एक अनिवार्य फाइनल नतीजा है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि बॉडी के रिस्पॉन्स कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, कब वो हमें बचाते हैं और कब वो खुद बीमारी का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक बहुत गहरा और रेलेवेंट सवाल है। फाइब्रोसिस अक्सर चोट के जवाब में एक रिपेयर प्रोसेस की तरह शुरू होता है, लेकिन जब चोट लगातार बनी रहती है, जैसे क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में, तो ये प्रोसेस अनकंट्रोल्ड हो जाता है और नॉर्मल टिश्यू की जगह ले लेता है, जिससे ऑर्गन का फंक्शन बिगड़ता है। कैल्सिफिकेशन भी शायद इन्फ्लेमेशन और टिश्यू डैमेज से जुड़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का नतीजा है। तो हाँ, ये बहुत मुमकिन है कि ये एक फेल हुई या ज़रूरत से ज़्यादा हुई रिपेयर कोशिश है, जो आखिर में नुकसानदायक साबित होती है। इस पर बिल्कुल और रिसर्च और सोचने की गुंजाइश है।